हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी 12th का जीव विज्ञान है। अध्याय नंबर है 11 और अध्याय का नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का एक वीडियो पहले बना दिया है जिसमें मैंने बताया था कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, उसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, जैव प्रौद्योगिकी की शुरुआत कब हुई और उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, और उसमें मैंने सिद्धांत में आपको बताया था कि जैव प्रौद्योगिकी के दो सिद्धांत होते हैं, एक होता है अनुवांशिक अभियांत्रिकी और दूसरा होता है रासायनिक अभियांत्रिकी। मैंने दोनों के बारे में भी बताया था। चलिए आज हम लोग जानेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन यानी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और मैंने जैसे बताया था आपको, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में क्या होता है कि डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। किसी भी जीव से एक उसका डीएनए निकालते हैं और फिर उसके डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और काटने के बाद उसको प्लाज्मिड से जोड़ते हैं और प्लाज्मिड से जोड़ करके उसको परपोषी जीव में ट्रांसफर करते हैं यानी स्थानांतरित करते हैं। और मैंने ये भी बताया था प्लाज्मिड क्या होता है। तो प्लाज्मिड एक, यहाँ पे देखिए, प्लाज्मिड एक गोलाकार डीएनए होता है जो जीवाणु में पाया जाता है। ठीक है, ये गोलाकार डीएनए होता है। तो जीवाणु में एक डीएनए तो होता ही है, डीएनए के अलावा एक गोलाकार डीएनए होता है जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। और इसकी विशेषता यह है कि यह दूसरी कोशिका में भी जा करके गुणन कर सकता है यानी अपने जैसा एक और डीएनए बना सकता है। तो पुनर्योगज टेक्निक में क्या करते हैं हम लोग कि डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े काट दिया जाता है, काटने के बाद उसे जोड़ते हैं प्लाज्मिड से और फिर प्लाज्मिड को स्थानांतरित करते हैं। तो वही जानते हैं इस क्रिया में मेन स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो इसके लिए जो सहायता साधन है, मुख्य यंत्र जो है इसके लिए वो 4 होते हैं। पहला है, यहाँ पे देखिए 1 नंबर है उत्तक या कोशिका जिनसे वांछित डीएनए विद्यमान होता है। यानी पहला स्टेप क्या है कि हम लोग पहले वो उत्तक प्राप्त करते हैं या फिर वो कोशिका प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिनसे हमें डीएनए प्राप्त करना रहता है, मतलब जिनसे वांछित डीएनए, यानी हम चाहते हैं कि जिस डीएनए को काटें या जिस डीएनए के से जीन को निकाल करके स्थानांतरित करना है, पहले हम उस कोशिका की चुनाव करते हैं या फिर उस उत्तक या उस कोशिका का चुनाव करते हैं, फिर उसमें से जो हमें चाहिए वो डीएनए निकालते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से उसको काटना। अब देखिए, आपको पता है कि इसमें क्या करते हैं कि डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। तो डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए उसको कैंची से तो काट नहीं सकते हैं या फिर ना दूसरे साधारण तरीकों से काट सकते हैं, तो उसको काटने के लिए यूज करते हैं प्रतिबंधन एंजाइम का। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, यह एक तरह का एंजाइम है जो डीएनए को जहां से हमें काटना है उस हिसाब से यह काटता है। और प्रतिबंधन एंजाइम कई तरह के होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे इको R1 है, H1 है, हैंड3 है इत्यादि। लगभग 900, आज के समय में 900 प्रतिबंधन एंजाइम मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है, तो 900 प्रतिबंधन एंजाइम अभी मौजूद हैं। इनका उपयोग करके डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। और इसलिए चूंकि प्रतिबंधन एंजाइम से डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, तो इसको मोलिकुलर सीजर्स या आणविक कैंची भी कहते हैं। ठीक है, सभी 2 स्टेप आप याद रखिए। पहला स्टेप क्या है कि उत्तक या कोशिका प्राप्त करना जिनमें वांछित डीएनए विद्यमान होता है, यानी जो हमें डीएनए चाहिए उसके लिए उत्तक या कोशिका का चुनाव करना। दूसरा स्टेप क्या है कि प्रतिबंधन एंजाइम से उस डीएनए को काटना। प्रतिबंधन एंजाइम कई तरह के होता है, जैसे मैंने आपको बताया 900 टाइप के होते हैं लगभग, और सब एक विशेष स्थान पे काटते हैं। जैसे इको R1 है, ये किसी अलग स्थान पे काटेगा, H1 है, ये दूसरे स्थान पे काटेगा, हैंड3 दूसरे स्थान पे काटेगा। ऐसे ही जो 9 एंजाइम है सब डीएनए को अलग अलग स्थानों पर काटते हैं। अच्छा, और ये काटने के लिए क्या करते हैं, ये पहले एक 6 डिजिट का, ये 6 का कोड ढूंढते हैं। जैसे जो इको R1 है वो GAATTC को इस अनुक्रम को पहले खोजता है, यानी जो डीएनए होता है उसमें ये इस अनुक्रम को ढूंढेगा और ढूंढने के बाद G और A के बीच वो काटता है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे एक डीएनए का फिगर बनाया है और वहां पे देखिए ऐसे मैंने, ये आपको पता ही होगा कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन हाइड्रोजन बंधों से जुड़े होते हैं। देखिए ये हमेशा पूरे डीएनए में जुड़े रहते हैं। मैंने एक जगह दिखाया है, ऐसे बहुत सारे एडेनिन होगा, यहाँ पे ऐसे थाइमिन होगा, साइटोसिन होगा, ग्वानिन होगा, तो ये पूरे डीएनए में यहाँ से वहां तक होंगे। मैंने सबको नहीं बनाया है, केवल इसको काटना है, उसके लिए मैंने जो मेन कोड चाहिए वो यहाँ पे लिखा है। तो देखिए जो ये इको R1 है वो क्या करता है कि इस कोड को ढूंढता है GAATT और C को। ये कोड इसको जहां पे मिलेगा वहीं पे काटेगा। इसको पहले ढूंढ लेगा इस कोड को, और कोड मिलने के बाद वो क्या करेगा, डीएनए को काटेगा। कहाँ पे काटेगा, तो G और A के बीच काटेगा। तो देखिए इस डीएनए को जैसे ढूंढता हुआ जाएगा उसको यहाँ पे कोड मिल जाएगा। कोड मिलने के बाद उसको दिखाई देगा यहाँ पे G है, AATCAC है, तो क्या करेगा यहाँ पे इसको काट देता है। ठीक है, काटने का मतलब क्या है कि जो दोनों एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन जो ग्वानिन से जुड़ा रहता है वो सब सभी एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। तो ये क्या करता है, उसके हाइड्रोजन बंध को तोड़ देता है। ठीक है, और किसके बीच में तोड़ता है, G और A के बीच में। तो यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे G और A यहाँ पे है, तो यहाँ पे काटेगा, फिर यहाँ पे G और A यहाँ पे है, तो वहाँ पे काटेगा। अच्छा, आपको ये पता होगा कि ये क्षार युग्मकों से जुड़े होते हैं, यानी जो एडेनिन होता है, इसे मैं लिखा हूँ, जो एडेनिन होता है वो हमेशा थाइमिन से जुड़ता है।
और जो ग्वानिन होता है वो हमेशा साइटोसिन से होता है। ए से एडेनिन को दिखाया जा रहा है, टी से थाइमिन को दिखाया जा रहा है, जी से ग्वानिन को और सी से साइटोसिन को दिखाया जा रहा है। वैसे ही आप उल्टा भी लिख सकते हैं, जो सी होगा वो हमेशा जी से जुड़ा होगा और जो टी होगा वो हमेशा ए से जुड़ा होगा, इसी अनुक्रम में रहते हैं। तो ये क्या करता है, इनके हाइड्रोजन बंध जो रहता है ना बीच में, उसी को काट देता है। अब उसको काट देगा, तो अब मैंने आपको बताया कि जी और ए के बीच काटता है, तो देखिए ये काट दिया। इसको अलग मैं दिखा रहा हूँ, तो ये काटने के बाद क्या होता है, ये अलग हो जाता है, इसमें एक एक्स्ट्रा हो गया। जैसे यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे जी हो गया, ये जी रह जाएगा, ए टी टी, और इसमें क्या होगा, बाकी जो बच गया हो वो यहाँ पे रह जाता है। तो इसमें का आधा सिरा ऊपर रह जाता है, एक टुकड़े में, इधर वाले टुकड़े में, यहाँ एक टुकड़ा इधर हो गया और दूसरा टुकड़ा इधर हो गया, ये एक टुकड़ा इधर और दूसरा टुकड़ा इधर। तो ऊपर वाला हिस्सा जैसे है, तो आधा इस डीएनए में रह गया और आधा वाला हिस्सा जो नीचे वाला है वो इसमें रह गया। ठीक है, जहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी रहना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे निकलना टी है तो यहाँ पे ए रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आधा इधर हो जाएगा और आधा इधर हो जाएगा। तो देखिए इसके बीच का हाइड्रोजन बंध टूटा है और इसके बीच का भी हाइड्रोजन बंध टूटा है। अब ये क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से, मतलब अब प्लाज्मिड को भी जब काटेंगे, जैसे मैंने आपको बताया प्लाज्मिड को काट के उसमें जोड़ते हैं, तो प्लाज्मिड को भी उसी एंजाइम से काटते हैं, यानी उसी प्रतिबंधन एंजाइम से काटते हैं जिस प्रतिबंधन एंजाइम से इसको डीएनए को काटा गया रहता है। जिस प्रतिबंधन एंजाइम से डीएनए को काटा गया रहता है, उसी प्रतिबंधन एंजाइम से प्लाज्मिड को भी काटते हैं, और उसमें भी ऐसा ही ऐसा ही सिरा बनता है। और जो ये सिरा बनता है इसे हम लोग कहते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, चिपचिपा सिरा। चिपचिपा सिरा, चिपचिपा सिरा इसलिए कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे से सटने के लिए रेडी रहता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से सटने के लिए रेडी रहता है, क्योंकि दोनों के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया रहता है और दोनों अब चाहता है कि कहीं से उसको हेल्प मिले और वो फिर से एक दूसरे से जुड़ जाए, और उसी में उसका हेल्प करता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, कटे हुए डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ने के काम में आता है। यानी लाइगेज एंजाइम के नाम से आप याद रखिएगा कि लाइगेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए के टुकड़े को जोड़ता है। किससे जोड़ेगा, तो डीएनए का जो टुकड़ा है उससे हमें जोड़ना है, किससे, प्लाज्मिड से। तो किससे जोड़ेगा, प्लाज्मिड से उसको जोड़ देता है। ठीक है, चौथा है क्लोनिंग संवाहक, जिनसे कटे हुए डीएनए को स्थानांतरित करते हैं। अब देखिए क्लोनिंग संवाहक को हम लोग क्लोनिंग वेक्टर भी कहते हैं। क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग संवाहक को क्लोनिंग वेक्टर भी कहते हैं। और ये किस काम में आता है, तो ये क्या करता है, जो कटा हुआ डीएनए होता है उसको स्थानांतरित करने के काम में आता है। ठीक है, अब देखिए 4 स्टेप में फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहला क्या चाहिए, ऊतक या कोशिका चाहिए, जिससे हमें वांछित डीएनए प्राप्त करना है। जो डीएनए हमें चाहिए उसके लिए क्या करेंगे, पहले ऊतक या कोशिका लेंगे। दूसरा क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम, जिससे डीएनए को काटेंगे। अलग अलग जगह से काटते हैं, जितने भी प्रतिबंधन एंजाइम है सभी डीएनए को अलग अलग स्थान से काटते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो इको R1 होता है वो GAATTC अनुक्रम को जी और ए के बीच में काटता है। वैसे ही जो BAMH1 होता है वो डीएनए को GGATCC के बीच काटता है, इस कोड को ढूंढता है और GG के बीच काटता है। जबकि जो HEN3 है वो ढूंढता है इस अनुक्रम को AAGCTT, और इसमें वो काटता है ए और ए के बीच। यानी जितने तरह के प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं सब एक दूसरे को अलग अलग स्थानों से काटते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, ये 6 अंक का एक कोड ढूंढते हैं। कोड ढूंढने के बाद वो विशेष स्थानों से काटते हैं। जैसे ये अलग अलग, आपको मैंने 3 एग्जाम्पल दिया, अलग अलग एंजाइम से अलग अलग जगहों से काटते हैं। और मैंने आपको बताया है कि प्रतिबंधन एंजाइम लगभग 900 टाइप के होते हैं। उसके बाद कटे हुए सिरे को जोड़ने का काम चाहिए, तो जोड़ने के लिए आता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, कटे हुए डीएनए के टुकड़े को जोड़ता है, और फिर जब जोड़ देते हैं तो क्लोनिंग वेक्टर की बारी आती है। ये क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, डीएनए के कटे हुए टुकड़े को प्लाज्मिड की दूसरी यानी प्रकोष्ठी कोशिका में स्थानांतरित करता है। आप इसे इतना याद रखिएगा कि जो क्लोनिंग वेक्टर है वो क्या करता है, डीएनए को स्थानांतरित करने के काम में आता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप है, और इन चारों स्टेप को सम्मिलित रूप से कहते हैं जीन क्लोनिंग। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया है, इसको हम लोग जीन क्लोनिंग कहते हैं। जीन क्लोनिंग क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि इस प्रक्रिया द्वारा जीन का क्लोन बनाया जाता है, जीन की कॉपी बनाई जाती है। एक जीन निकालते हैं, उसकी कोई कॉपी बनाते हैं, इसलिए इसको जीन। चलिए अब जान लेते हैं कि जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं इनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो जो प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण किया जाता है उसमें जो पहला नाम होता है वो पहला नाम होता है वंश का, दूसरा और तीसरा जो नाम होता है वो होता है जाति का। जैसे यहाँ पे इको R1 का एग्जाम्पल लें, तो इको R1 में यहाँ ई से है, ये इस्रेसिया नामक जीवाणु से निकाला जाता है। तो जो पहला नाम है वो इस्रेसिया इसके वंश का है, और फिर इस्रेसिया कोलाई, जिसे हम लोग ई कोलाई कहते हैं, तो इस्रेसिया कोलाई, तो ये क्या हो गया, ई से इस्रेसिया, ये वंश का नाम हो गया, और सी ओ से हो गया कोलाई। यानी पहला नाम हो गया इस्रेसिया जो ई से दिखाया जा रहा है वो वंश का नाम है, दूसरा नाम जो कोलाई है वो जाति का नाम है, और ये जो R1 दिखाया गया है ये इसके प्रभेद का नाम है,
ये R13 से निकाला गया है, इसलिए इसको इको R1 कहते हैं। यानी प्रतिबंधन एंजाइम में आपको याद रखना है कि जो पहला नाम होता है वो वंश का होता है, और जो दूसरा नाम होता है, दूसरा और तीसरा नाम होता है वो उसके जाति से लिया जाता है। ऐसे ही ये अलग अलग जीवाणु से लिए गए हैं तो उनके अलग अलग नाम है, लेकिन इसमें यहाँ पे देखिए ये पहला नाम वंश का है, और ये वंश का, फिर ये जाति का, और फिर ये जो प्रभेद से निकाला गया है वो, यानी पहला नाम होगा वंश का, दूसरा और तीसरा नाम होगा जाति का। चलिए अब जानते हैं पॉलिंड्रोम क्या होता है। पॉलिंड्रोम आप देखिए ये पॉलिंड्रोम लिखा है। तो पॉलिंड्रोम क्या होता है, ये ऐसे वर्ड होते हैं, यानी ऐसे शब्द होते हैं जिनको आप उल्टा पढ़िए या सीधा पढ़िए एक जैसे पढ़े जाते हैं, जैसे नवीन, ऐसे ही रोहन या फिर चम्मच। आप इसको उल्टा पढ़िए या फिर सीधा पढ़िए, या ऐसे ही मलयालम होता है, मलयालम। आप देखिए मलयालम इधर से ही पढ़िएगा तो, और इधर से ही पढ़िएगा तो ये मलयालम ही पढ़ा जाएगा। तो ऐसे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिंड्रोम। और इसी से कॉन्सेप्ट निकल के आता है डीएनए पॉलिंड्रोम। यानी डीएनए पॉलिंड्रोम क्या होता है, तो डीएनए पॉलिंड्रोम क्या होता है आप जानते होंगे। डीएनए में दो सिरे होते हैं, एक 5 डैश से 3 डैश की तरफ जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल है कि GA, A, T, T और C। और दूसरा होता है वो क्या होता है, 3 डैश से 5 डैश की ओर जाता है। ये क्या हो जाएगा, G, T, T, A और फिर G। ठीक है, तो आप देखिए 5 डैश से 3 डैश की तरफ जाइए तो GAATTC, और फिर यहाँ पे 5 डैश से 3 डैश की तरफ आइए तो GAATTC। तो आप देखिए, आप चाहे मतलब यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं तभी वही वर्ड बन रहा है, क्या बन रहा है, GAATTC, और फिर इधर से उल्टा पढ़ रहे हैं तभी वही बन रहा है GAATTC। तो इस तरह को हम लोग कहते हैं डीएनए पॉलिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन कौन कौन से हैं, उनका क्या कार्य है उसको, और कैसे ये कार्य करता है, इसको मैंने शॉर्ट में पूरा बताया है। अब अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे डीएनए को निकालते हैं। अच्छा, मैंने आज अभी बताया कि डीएनए को काटते कैसे हैं, केवल मैंने काटना बताया है। ठीक है, अब अगले वीडियो में आपको प्लाज्मिड से जोड़ कर दिखाऊंगा कि कैसे ये कटा हुआ डीएनए जाकर के प्लाज्मिड से जुड़ जाता है, और प्लाज्मिड क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में मैं बताऊंगा। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत